हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। देखिए, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया था। पहला था आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल का जो समय काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच को ऋग वैदिक काल कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ऋग वैदिक सभ्यता को दो भाग में, एक ऋग वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, और उत्तर वैदिक का काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य जो आए थे भारत, तो वो सबसे पहले जो है कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य का जो है मूल निवास कहाँ माना गया है, तो मध्य एशिया। ये किसने कहा? तो मैक्स मुलर ने कहा। फिर आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य जो सभ्यता को अपनाया था वह सभ्यता कौन सा कहलाया? तो वैदिक सभ्यता। कहता है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आर्यों द्वारा सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी? वह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता कैसा था? वह नगरीय सभ्यता था। और यह वैदिक सभ्यता कैसा है? यह ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, कहता है एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता को दो काल में बांट दिया गया था, एक ऋग वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच था, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। ठीक। उसके बाद आगे कहता है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, और मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य जो है का मूल निवास स्थान आर्यों का कहाँ था? मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आपको याद रखना कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का मुख्य भाषा क्या था? संस्कृत। आर्यों का भाषा क्या था? संस्कृत। आगे बढ़ते, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है आर्य शब्द। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। इन्हीं कहने का मतलब कि आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई था वह 5 भागों में बांटा था। पहला कुल, फिर ग्राम, फिर विष, जन और राष्ट्र। ठीक है, आर्यों ने जो अपने प्रशासनिक व्यवस्था को किस भाग में बांटा था? कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। ठीक है, फिर से सुनिए, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, ग्राम। ठीक है, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, 5 को हो गया। कहता ग्राम के मुखिया ग्रामीणी। ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे? ग्रामीणी कहलाते थे। विष का प्रधान विषपति थे। विष का प्रधान कौन थे? विषपति थे। एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि जन के आर्य समाज में जन के शासक को क्या कहते थे? तो राजन कहते थे। आगे बढ़ते, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। मतलब कि राज्य का जब बात आए तो राज्य का अधिकारी के बारे में पुरोहित एवं सेनानी क्या थे? ये दोनों प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वाजपति किस चीज से संबंधित है? तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, वाजपति किस चीज से संबंधित है? तो गोचर भूमि के क्या था? वह अधिकारी होता था। उग्र शब्द पूछेगा, आर्य समाज से उग्र शब्द का क्या मीनिंग निकलता है? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। यानी उग्र जो था, उग्र जिसका नाम दे दिया गया था, उग्र का क्या काम था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। कहता है ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वैदिक काल में क्या कहता है? किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। हम लोग पढ़े थे सभा एवं समिति जो है, यह जो है कि आपका वैदिक सभ्यता में क्या है? तो इसका काम है कि राजा को सलाह देने वाली संस्था है। तो सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली क्या एक संस्था है? सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रता लोगों की संस्था थी। फिर से सुनिए बढ़िया से, सभा जो है श्रेष्ठ एवं संप्रभांत लोगों की सभ्यता थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। कहने का मतलब सभा जो है श्रेष्ठ और थोड़ा जो उच्चतम टाइप के जो व्यक्ति थे उनके लिए यह एक संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। समान जनता मतलब कि थोड़ा निचला स्तर के आदमी को बोल सकते हैं, समान जनरल आदमी, ना वो कोई राजा हो ना कोई अधिकारी हो, वो हो गया सामान्य प्रतिनिधित्व हो गया।
ठीक है। तो सभा हो गया श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए और समिति हो गया सामान्य जनता के लिए। कहता इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, मतलब सभा एवं समिति के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकते थे। आपको याद रखना है कि आर्य समाज में जो है सभा एवं समिति में स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। तो आर्य समाज में युद्ध का जो है नेतृत्व कौन करता था, तो राजा करता था, जो कबीले का राजा होता था, ठीक है। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उस समय आर्य समाज में युद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो शब्द था आपका गिविष्ट, ठीक है। याद रखना गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। तो गिविष्ट आपको पूछेगा कि गिविष्ट शब्द का क्या मतलब अर्थ निकलता है, तो गाय की खोज। कहता है दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराग युद्ध जो हुआ था ना वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परोसनी बोले तो रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास क्या हुआ, विजय हुआ। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है, 7वें मंडल में है। दशराग युद्ध जो किस नदी पे हुआ था, परुसनी रावी नदी पे हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। यह युद्ध जो है किसने जीता, तो यह सुदास ने यह युद्ध को क्या किया, दशराग युद्ध जीत लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर से सुनिए, दशराग युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था, ठीक। यह युद्ध किसने जीता था, यह युद्ध सुदास ने जीता था। यह किस नदी के किनारे हुआ था यह युद्ध, तो रावी नदी के किनारे हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज जो है, हम लोग ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में बांटा था, 4 वर्णों में। देखिए कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में बांटा था, 4 वर्ण में। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहता यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन जो 4 भाग में बांटा था तो उनके व्यवसाय मतलब कि उनके काम के आधार पर बांट दिया गया था, ठीक है। कहता ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्न का उल्लेख मिलता है। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, कहने का संस्कृत जो चारों जो बटा ना 4 वर्ण कार्य के आधार पे, उन्हीं चारों का क्या है इसमें थोड़ा सा डिटेल है। कहता है, कहा गया है कि इसमें ब्राह्मण को परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ। देखिए कहने का मतलब कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है महान पुरुष के मुख से निकला है, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से निकला है, वैश्य उनकी जांघों से निकला है और शूद्र उनके पैरों से निकला है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग, कहते आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। कहने का मतलब कि आर्य समाज में ज्यादा पिता का महत्व था, ठीक है। तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी या कुल, परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है। फिर से सुनिए, आर्यों का समाज कैसा था, तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या था, परिवार या कुल होता था, जिसका मुखिया पिता होता था और पिता को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। कहता स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। आर्य समाज में स्त्री भी क्या है, पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था, ठीक है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा क्या है, आर्य समाज में प्रचलित नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से, ठीक है, विवाह कर सकता था। कहने का मतलब कि आर्य समाज में कहता है कि बाल विवाह प्रचलित नहीं था, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। अगर जिस भी पत्नी का अगर पति मर जाए तो वैसे स्थिति में वो पत्नी अपने देवर के साथ क्या कर सकता है, शादी विवाह कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, कहता स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। आर्य समाज में स्त्रियां भी क्या करती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती किसने दी थी, तो गार्गी ने दी थी। कहता है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता है। जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहे उसे क्या कहा जाता है, अमाजु कहा जाता है। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। मतलब कि कहने का मतलब कि आर्य समाज में जो भी वेद वेदांत पढ़ते थे, हाँ, तो वो अपने जीवन यापन करने के लिए वो उस अध्यापक को क्या नाम दे दिया गया था, उपाध्याय।
फिर से सुनिए, जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांत को पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पदार्थ क्या था? सोमरस, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। आर्य जो है मुख्यतः कितने वस्त्रों का उपयोग करते थे? 3 तरह का वस्त्र का उपयोग करते थे। पहला वास, फिर अधिवास और उष्णीय। ठीक है, आर्य कितने तरह के वस्त्रों का उपयोग करते थे? 3 तरह का, वास, अधिवास और उष्णीय। कहते हैं अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। मतलब कि कहने का मतलब कि आर्य समाज में जो भी शरीर कपड़ा जो है कि ऊपर से जो पहने हैं, उसके अंदर में जो पहनते थे कपड़े, उस कपड़े को क्या कहा जाता था? निवि कहा जाता था। ठीक है, आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घोड़ दौड़ एवं धूप क्रीड़ा था। ठीक है, आर्य लोग जो है अपना मनोरंजन के लिए क्या करते थे? संगीत करते थे, रथ दौड़ करते थे, घोड़ दौड़ करते थे। ये सब क्या करते थे? मनोरंजन के लिए खेलते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला पशुपालन, दूसरा कृषि। ठीक है, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। कहता महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कनाद को भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता है। गाय को अधन्या, देखिए आर्य समाज में गाय को अधन्या भी कहा गया। इसका मतलब होता है नो मारे जोने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, गाय को अधन्या कहने का मतलब है कि जो पशु को नहीं मारे जाए, ठीक है, उसे ही अधन्या कहता है, जिसमें कि गाय था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना, ये आर्य समाज में ये सब चर्चा हुई थी। फिर कहते हैं आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? इंद्र देवता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों ने कौन सी धातु खोजी? तो लोहा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि लोहा किसने खोजा? तो आर्यों ने खोजा है लोहा को। आगे बढ़ते हैं, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता है। और लोहा को और किस नाम से जानते हैं? श्याम अयस कहा जाता है। तांबे के लोहित अयस कहा जाता है। ठीक है, तांबे के, ठीक है, आपको याद रखना है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि लोहा को श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। हम भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ? तो ईसा पूर्व, कब? 8वीं ईसा पूर्व सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा करते थे। ठीक है, आर्य समाज में जो व्यक्ति व्यापार करने के लिए दूर दूर जाते थे तो उसको क्या कहते थे? पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज में लेन देन में कौन सी विनिमय प्रचलित था? तो वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय किसी से संबंधित है? तो लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनौट, जिसको कि सूदखोर कहा जाता था। आर्य समाज में जो कि ऋण देकर ब्याज लेता था, वैसे व्यक्ति को वेकनौट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। फिर से सुनिए, कहता है मनुष्य और देवता के बीच में जो भी मध्यस्थ निभाने वाला भूमिका जो देवता के रूप में था, हाँ, वह किसका पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा हो करती थी। ठीक है, मनुष्य और भगवान के बीच में जो भी बीच में भूमिका निभाने वाले को क्या करते थे? क्या कहते थे उसको? अग्नि पूजा की जाती थी। मतलब कि कहने का मतलब कि अग्नि पूजा करके मनुष्य और देवताओं के बीच को संबंध को बनाए रखते थे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पवित्र किस नदी को माना जाता है? तो सरस्वती नदी को माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार एवं यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, फिर से सुनिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितना बार है? 1 बार है। यमुना का उल्लेख कितना बार है? 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी का आपको उल्लेख सबसे ज्यादा किस नदी का है? तो आपको सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा है। सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है। हाँ, वैसा नदी जिसका उल्लेख 1 बार हुआ हो, गंगा नदी। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, सबसे पवित्र नदी कौन हो गया आपका ऋग्वेद में? सरस्वती नदी। गंगा नदी का कितना बार उल्लेख हुआ? 1 बार। यमुना नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है? 3 बार। और देखा सब सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है ऋग्वैदिक काल में? तो सिंधु नदी का।
आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर, अभी हम लोग कौन सा ऋग वैदिक काल देख रहे थे, अब उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। मतलब कि कहने का मतलब कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक ना, ऋग वैदिक काल में इंद्र भगवान था और उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता आ गया, प्रजापति। प्रजापति सर्वाधिक क्या हो गए, प्रिय देवता हो गए। कहता है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों का कल्पनाओं का विकास उत्तर वैदिक काल में, मतलब कहने का मतलब कि विष्णु भगवान के 3 पगों का उल्लेख किस में मिलता है, किस वेद में, तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्यु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। फिर से सुनिए, उत्तर वैदिक काल में राजा का जो राज्याभिषेक होता था, यानी गद्दी पे बैठने के समय एक राजस्यु क्या होता था, यज्ञ कराया जाता था, उसके अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय किया बजाय, फिर से सुनिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। ठीक है, ये बात समझे, नहीं समझे एक बार फिर से देखिए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में जो आदमी को जो बांटने लगा, उनको व्यवसाय को देख के नहीं, उनके जन्म के आधार पे। ठीक है, कहता उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर बांट दिया गया। जबकि आपका ऋग वैदिक काल में क्या था, कार्य के आधार पर व्यक्तियों को बांट दिया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जन्म के आधार पर व्यक्तियों को बांटने लगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए वैदिक सभ्यता का कुछ पार्ट देखे अभी, ठीक ना।